गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सच्चाई का आईना है जो ना जाने कितने घरों में रोज चुपचाप सांस लेती है। ये कहानी है साध संगत एक ऐसी माँ की जिसने अपने जीवन के हर सुबह, हर शाम और हर खुशी अपने बच्चों के नाम कर दी। उसने अपनी इच्छाओं को त्यागा, सपनों को दबाया और हंसते हंसते हर पीड़ा सह ली साध संगत। पर जब वही माँ उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंची तो उसके हिस्से में क्या आया साध संगत? क्या कोई संतान कभी उसे दूध का आचरण उतार सकती है जिसने उसे जीना सिखाया? जिस माँ की गाथा आज हम साझा कर रहे हैं साध संगत, उसका नाम साध संगत जी गायत्री है। गायत्री की जिंदगी की परतें इतनी भावुक है कि उन्हें सुनते सुनते आंखें नम हो जाना साध संगत स्वाभाविक है। ये कहानी हमें भीतर तक झकझोर देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि जिसने हमें पहला शब्द बोलना सिखाया, आज उसी से दो पल बात करने के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं होता साध संगत? इसीलिए मन को थाम कर बैठी, क्योंकि ये दास्ताना इतनी गहरी है कि कठोर से कठोर दिल को भी बिकला सकती है साध संगत। कई दशक पहले की बात है, भारत के एक शांत और साधारण से गांव में, जिसका नाम अमरपुर था साध संगत, एक पुराना सा कच्चा घर हुआ करता था। वह घर अब समय की मार झेलते झेलते थक चुका था। उसकी दीवारें में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी, मानो वो भी अपनी दुख कह रही हो साध संगत। छत पर लगी खपरेल कई स्थानों से टूट चुकी थी और बरसात के दिनों में पानी बिना किसी रोक टोक के घर के भीतर टपक आता था। उस घर साध संगत का हर कोना बीते दिनों की कहानी सुनाता था। उसी जंजल मकान के उसारे में एक लड़के की खाट पर बैठी बूढ़ी गायत्री अक्सर शून्य में निहारती रहती। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं भी थी, जो उसके संघर्षों और त्याग का प्रमाण थी। कभी जिन आंखों में जीवन की चमक हुआ करती थी, वो अब धुंधली पड़ चुकी थी। शायद बढ़ती उम्र के कारण या शायद उन अनगिनत आंसुओं की वजह से जो उसने जीवन भर चुपचाप बहाए थे साध संगत। गायत्री के हाथ अब कांपते थे और उसकी पीठ समय के भारी बोझ से झुक चुकी थी। फिर भी उसकी दिनचर्या नहीं बदली थी। वो रोज भोर होने से पहले उठ जाती और अपनी पुरानी आदत के अनुसार आंगन को गोबर से लीपती। शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी साध संगत, मगर ये घर, ये आंगन और इससे जुड़ी यादें ही उसकी पूरी दुनिया थी साध संगत। इन्हीं में अपना जीवन बिता दिया था। गांव के लोग स्नेह से उसे गायत्री काकी कहकर पुकारते थे। जब कोई राहगीर उसे उस ओसरे में अकेले बैठा देखता तो उसके मन में अनायास की एक सवाल उठता साध संगत। जिस औरत के पास कभी पूरा परिवार था, आज वो इतने तनहा क्यों है साध संगत? किस मोड़ पर उसकी जिंदगी ने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जहाँ भीड़ होते हुए भी अकेलापन सबसे बड़ा साथी बन गया साध संगत। पर इस गहरे अकेलेपन के पीछे एक लंबा पीड़ादायक और मौन इतिहास छिपा था साध संगत। ऐसा अतीत जिसमें त्याग की चुप्पी थी, ममता की गहराई थी और एक माँ का अडिग भरोसा था। गायत्री की जिंदगी शुरू से ही वीरान नहीं थी साध संगत। एक दौर ऐसा भी था जब उसके आंगन में हंसी गूंजी करती थी और घर में उम्मीदों की रोशनी भरी रहती थी। उसके पति साध संगत जी राम मेहनतकाश किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी, मगर उसी पर हल चलाकर वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे। सादगी में लिपटी उनकी
गृहस्थी संतोष के सहारे आगे बढ़ रही थी। शादी के कई बरस बीत जाने के बाद भी जब उनकी गोद सुनी रही तो दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी। कभी व्रत रखे, कभी मंदिर के चक्कर लगाए, तो कभी संत महात्माओं की सेवा की साथ संगत। वर्षों की प्रतीक्षा और आस्था के बाद एक दिन उनके घर में किलंकारी गूंजी, एक बेटे का जन्म हुआ। उस दिन राम और गायत्री की खुशी शब्दों से परी थी। ऐसा लगा मानो वर्षों की तपस्या फल दे गई हो। उन्होंने बेटे का नाम सासंगत जी गौतम रखा, क्योंकि सासंगत जी गायत्री को लगता था कि यह बालक उसके जीवन के अंधेरे में उजाले की तरह आया है। इसीलिए सासंगत जी गौतम के जन्म के बाद गायत्री की दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट गई। वो उसे पल भर के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती। अपने आंचल में उसे ऐसे छिपा कर रखती जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अपनी सबसे कीमती पूंजी को संभाल कर रखा हो। राम खेतों में पसीना बहाते और गायत्री घर में बेटे की परवरिश में लगी रहती। घर में धन की कमी थी, मगर स्नेह की कोई कमी नहीं थी। रात के सन्नाटे में गायत्री जब गौतम को थपकियां देते हुए लोरी सुनाती तो कब खुद नींद में डूब जाती पता ही नहीं चलता। सत्संगत उन सपनों में वो अपने बेटे को बड़ा काबिल और सम्मानित इंसान बनते देखती थी। लेकिन कहते हैं ना, समय को इंसानी खुशियां रास नहीं आती, वो उन्हें अचानक छीन लेता है। गौतम जब सिर्फ 4 साल का था तभी सासंगत जी गायत्री की दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई। एक दिन राम खेत में काम कर रहे थे कि अचानक एक जहरीले सांप उन्हें डस लिया। गांव में ना तो कोई अनुभवी वैद्य था, न ही पास में कोई अस्पताल। शहर बहुत दूर था। जब तक बैलगाड़ी से उन्हें वहां ले जाया जाता तब तक जहर उनके शरीर में फैल चुका था। गायत्री की गोद में ही राम ने आखिरी सांस ली। सत्संगत वो दिन सत्संगत जी गायत्री की स्मृति में हमेशा के लिए गहरे घाव की तरह दर्ज हो गया। उसकी मांग का सिंदूर मिट गया, हाथों की चूड़ियां टूट गई और सिर से पति का साया उठ गया। सत्संगत जी समाज की नजर में वो अब एक ऐसाई थी। सत्संगत और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि उनका जीवन अब कठिन हो जाएगा, तो किसी ने सलाह दी वो दोबारा विवाह कर ले या मायके लौट जाए। मगर गायत्री ने अपने 4 साल के बेटे का चेहरा देखा और मन ही मन एक अटल निर्णय लिया। सत्संगत उसने ठान लिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, न राम की यादों को छोड़ेगी, न इस घर को, न इस गांव को। सत्संगत उसने तय किया कि वो अपने बेटे के लिए हर कठिनाई सह लेगी। यहीं से गायत्री की सत्संगत असली संघर्ष की शुरुआत हुई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसे समाज की सोच से, गरीबी की मार से और अपनी ही किस्मत से जूझना था। राम के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। जो थोड़ी सी जमीन थी उस पर खेती करना एक अकेली स्त्री के लिए आसान नहीं था। सत्संगत फिर भी गायत्री ने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और खेत में उतर पड़ी। जिस स्त्री ने कभी घर की चौखट लांघने से पहले सोचा था, सत्संगत वही अब तपती धूप में हल पकड़ने को मजबूर थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते, ताने कसते, पर गायत्री ने कान बंद कर लिए। उसके लिए अब बस एक ही मकसद था, अपने बेटे गौतम को किसी तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहे। सत्संगत इसके लिए उसे कितनी ही तकलीफें क्यों न सहनी पड़े। कोई उसे सहानुभूति भरी निगाहों से देखता तो कोई तिरस्कार से मुंह फेर लेता, मगर गायत्री को इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया बस एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती थी। गौतम उसे बस इतना चाहिए था कि उसका बेटा अच्छी जिंदगी जिए।
वो सब पाए जो किस्मत ने उसे छीन लिया था। साथ संगत, वो रोज तड़के 4 बजे उठती, घर के छोटे मोटे काम निपटाती और फिर खेत की ओर निकल जाती। साथ संगत, दोपहर की तपती धूप में जब गांव के अधिकतर लोग छांव में सुस्ता रहे होते, गायत्री खेत में पसीना बहा रही होती। साथ संगत, उसके पैरों में छाले पड़ जाते, तलवे जलते, मगर उसके होठों से कभी शिकायत नहीं निकलती। कई बार घर में इतना भी अनजान नहीं होता कि पेट भर खाना बन सके। साथ संगत, तब वो थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां बनाती। साथ संगत, पहले गौतम को खिलाती और जब बेटा मासूमियत से पूछता, माँ तुमने खा लिया, तो वह हल्की मुस्कान के साथ झूठ बोल देती, हाँ बेटा मेरा पेट भर गया है, जबकि हकीकत ये होती कि उसने सिर्फ पानी पीकर खुद को सिला लिया होता है। साथ संगत, ये त्यागना एक दिन का नहीं था, बल्कि वर्षों तक चलता रहा। साथ संगत, गायत्री अपने हिस्से का हर निवाला काटकर बेटे को खिलाती रही। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि उसका ये बलिदान, उसकी ममता और दूध का कर्ज एक दिन गौतम की तकदीर बदल देगा। गौतम धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। साथ संगत, और गायत्री के कभी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मेले में अगर गौतम की नज़र किसी खिलौने में ठहर जाती तो गायत्री अपनी ज़रूरतें दबाकर, यहाँ तक कि दवाइयों के पैसे बचाकर भी उसे वो खिलौना दिला देती। साथ संगत, वो खुद पुरानी और फटी साड़ियाँ पहनती जिन पर जगह जगह पेबंद लगे होते। साथ संगत, लेकिन गौतम के कपड़ों में कभी कमी नहीं आने देती। साथ संगत, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए, स्कूल जाए और एक दिन बड़ा अफसर बने। साथ संगत, गांव के सरकारी स्कूल में गौतम का दाखिला करवाया गया। गायत्री खुद अनपढ़ थी, अक्षरों से उसका कोई नाता नहीं था, लेकिन उसे शिक्षा की ताकत का पूरा एहसास था। साथ संगत, रात को जब गौतम ढिबरी यानी तेल के दिए के माध्यम रोशनी में पड़ता तो गायत्री उसके पास बैठकर हाथ से पंखा झेलती रहती ताकि मच्छर उसे परेशान न करे। वो बेटे को निहारती रहती और मन ही मन सपने बुनती। वह दिन कब आएगा जब गौतम शहर जाएगा और एक कामयाब इंसान बनकर लौटेगा। गौतम की अपनी माँ की मेहनत को समझने लगा था। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी तक करती थी ताकि उसकी फीस भरी जा सके और किताबें खरीदी जा सके। साथ संगत, बचपन में कई बार गौतम अपनी माँ के गले लगाकर कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें ढेर सारे गहने लाकर दूंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा, तुम बस रानी बनकर रहना। बेटे की ये मासूम बातें सुनकर गायत्री का रोम रोम खिल उठता। उसकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे पल भर में गायब हो जाता। साथ संगत, उसे लगता कि उसका जीवन सार्थक हो गया। वक्त अपने रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। गौतम ने गांव की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई में वो सचमुच तेज निकला। उसके अध्यापकों ने गायत्री से कहा कि गौतम में बहुत क्षमता है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहिए। ये सुनकर गायत्री का सीना गर्व से भर गया। साथ संगत, मगर उसी पल उसके मन में चिंता की लकीरें भी खींच गई। शहर में पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी और उसके पास जमा की हुई पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के सपने के सामने दीवार कैसे बन सकती थी। गायत्री ने एक कठोर लेकिन जरूरी फैसला लिया। साथ संगत, उसके पास सिर्फ एक ही कीमती चीज बची थी, उसकी शादी का आखिरी सोने का कंगन जिसे उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा था। वो कंगन उसकी माँ की निशानी थी। साथ संगत, और उसके दिल के बेहद करीब था, मगर बेटे के भविष्य के सामने उस कंगन की कीमत भी फीकी पड़ गई। गायत्री जानती थी कि
अगर गौतम को आगे बढ़ना है तो उसे ये आखिरी सहारा की कुर्बान करनी ही होगी। गायत्री ने किसी को बताए बिना शहर जाकर वो कंगन एक सुनार को बेच दिया। जो पैसे मिले वो उसने गौतम के हाथों में रख दिए और भारी मन से कहा, जा बेटा शहर जा और मन लगाकर पढ़। मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। साथ संगत गौतम की आंखें भी भर आई थी। उसने माँ के चरण छुए और वादा किया कि वो जल्दी ही बड़ा अफसर बनकर लौटेगा और माँ के सारे दुख दूर करेगा। साथ संगत फिर साथ संगत जी गौतम शहर चला गया और गायत्री एक बार फिर उसी सूने घर में अकेले रह गई। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की। शहर पहुंचते ही गौतम अपनी पढ़ाई में जुट गया। शुरू में वो हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखा करता था। गायत्री उन चिट्ठियों को पढ़वाने के लिए गांव के पोस्ट मास्टर के पास जाती। जब पोस्ट मास्टर सूरज की बातें पढ़ता सुनता तो सासंगत जी गायत्री के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। वो उस कागज को अपने सीने से लगा लेती, मानो बेटे ने उसे छू लिया हो। लौटते वक्त वो गांव भर में बताती फिरती कि उसके बेटे का खत आया है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, चिट्ठियां कम होने लगी। सासंगत पहले महीने में एक बार, फिर कई महीना एक बार गायत्री खुद को समझाती थी कि उसका बेटा पढ़ाई में व्यस्त होगा, बड़े सपनों के पीछे भाग रहा होगा। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उम्र और सासंगत ढलान पर थी, शरीर भी साथ नहीं देता था, मगर पैसे भेजने की जिम्मेदारी अब भी उसी के कंधे पर थी। वो दूसरे के घरों में बर्तन मांजती, गोबर लिपती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करती। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो सासंगत मनी ऑर्डर से सासंगत जी गौतम को भेज देती। उसे बस यही डर सताता रहता कि कहीं शहर में उसका बेटा किसी तकलीफ में ना हो, कहीं भूखा न रह जाए। खुद बीमार पड़ने पर भी वो दवाइयाँ नहीं लेती थी, ये सोचकर कि 2 रुपए बचेंगे तो बेटे के काम आएंगे। सासंगत यही तो होता है माँ का दिल, जो खुद जलकर अपने संतान के लिए उजाला करता है। कई साल यूं ही गुजर गए। गौतम की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे शहर में भी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ये खबर जब गांव पहुंची तो गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मोहल्ले में गुड़ बांटा सासंगत और भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा कि अब उसके संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं। अब उसका बेटा आएगा और उसे इस गरीबी, इस मजदूरी से मुक्त कराएगा। कुछ समय बाद गौतम आया, लेकिन वो वैसा गौतम नहीं था जो कभी गया था। शहर की हवा ने उसे बदल दिया था। उसके कपड़े, उसकी बोली, उसका व्यवहार, सब कुछ अलग था। सासंगत वो गांव वालों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। अपने ही सासंगत घर की कच्ची दीवार और गोबर की गंध उसे अजीब लगने लगी थी। गायत्री ने बेटे के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाए, वही सब जो बचपन में उसे बहुत अच्छे लगते थे। मगर गौतम ने खाने में कमियां निकालनी शुरू कर दी। माँ, इसमें घी ज़्यादा है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं। ये माँ, यहाँ कितनी गंदगी है, तुम यहाँ कैसे रहती हो? ये बातें गायत्री के दिल को चुभती थी, मगर वो ममता के कारण सब अनदेखा कर देती। सासंगत वो खुद को समझाती कि शहर में रहकर बेटा अब बड़ा अफसर बन गया है, इसीलिए उसका बोलने का ढंग बदल गया है। दिल से तो वो अब भी उसका वही भोला सूरज है। सासंगत यही सोचकर वो संतोष कर लेती। कुछ दिनों बाद सासंगत गौतम ने धीरे से कहा, माँ, मैं अब शहर में ही सेटल हो गया हूँ। मैंने वही शादी करने का फैसला किया है। लड़की का नाम है सासंगत जी गीता। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। उसके विचार बहुत आधुनिक है। ये सुनकर गायत्री एक पल के लिए ठिठक गई। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बेटे की शादी अपने घर में अपनी पसंद से पूरी रीति रिवाजों के साथ करे।
मगर उसने अपनी इच्छा दबा दी और बस इतना कहा, बेटा जिसमें तेरी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। साथ संगत गौतम और गीता की शादी शहर में ही हुई। साथ संगत जी गायत्री अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और पुरानी साड़ियाँ लेकर शहर में शामिल होने शहर पहुंची। वहाँ की चमक दमक देखकर वो सिहर गई। चारों तरफ अंग्रेजी बोलते लोग, महंगे कपड़े और आलीशान इंजाम थे। साथ-संगत अपनी साधारण सूती साड़ी और सादगी में उसे खुद पर झिझक महसूस हो रही थी। बहू गीता ने पैर तो छुए लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद साथ-संगत गायत्री कर रही थी। उसकी आंखों में एक साथ-संगत जी एक दूरी थी, एक अजीब पन था। साथ-संगत शादी के बाद गौतम और गीता अपने नए फ्लैट में रहने लगे। साथ-संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ-संगत जी अब जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ-संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।